नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को समझेंगे। अरस्तु जिस समय लिख रहे थे, यानी यूनानी समाज में सिटी स्टेट का संदर्भ है, उस समय दास प्रथा बहुत सामान्य थी। इवन अरस्तु स्वयं बहुत सारे दासों के मालिक थे। और अरस्तु के गुरु प्लेटो दास प्रथा को लेजिटिमाइज कर चुके हैं, वैध ठहरा चुके थे। यानी उन्होंने दास प्रथा पे अपनी पहली पुस्तक रिपब्लिक में वो चुप हैं, लेकिन दी लॉज में उन्होंने मोर और लेस दास प्रथा को लेजिटिमाइज किया है, वैध ठहराया। तो अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अरस्तु ने दास का जो कंपैरिजन है वो एक इंस्ट्रूमेंट यानी वीणा के साथ किया है। यानी दास एक साधन है और साध्य क्या है? स्वामी का उत्तम जीवन तथा बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास। तो इसी कथन से ही पता लग जाता है कि दास प्रथा को लेके अरस्तु का क्या मानना था और अरस्तु दास प्रथा को बनाए रखकर किस साध्य की पूर्ति करना चाहते हैं। साध्य स्वामी का उत्तम जीवन, बौद्धिक व नैतिक गुणों का विकास। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे। इन दासों की सहायता से ही वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जुटाते थे और अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। ये जो अवकाश के क्षण हैं, ये अरस्तु के दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि उसी व्यक्ति को नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार दिए जा सकते हैं, राजनीतिक भूमिका निभाने का अवसर दिया जा सकता है, जिसके पास अवकाश के क्षण है। यानी जो पॉलिटिकल लाइफ को अपना योगदान दे सकता है। और ये अवकाश के क्षण तभी मिल सकते हैं जब एक तरीके से स्वतंत्र नागरिक अपनी रोज़मर्रा के जो भौतिक और शारीरिक काम हैं उनको करने के लिए उसके पास दास उपलब्ध हों। तो एक तरीके से दास से न केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जुटाते हैं, बल्कि यूनानी जीवन, अरस्तु के दर्शन के अनुसार यूनानी राजनीतिक जीवन का जो आधार है वह है अवकाश के क्षण, वह उपलब्ध करवाते हैं। प्लेटो अपने रिपब्लिक में दासता पे चुप रहते हैं, लेकिन लॉज में वो दास प्रथा को मान्यता देने पर तुले हैं। अरस्तु, लेकिन प्लेटो के समय प्लेटो ने दास प्रथा को लेजिटिमाइज कर दिया, लेकिन अरस्तु के युग में आते आते दास प्रथा को बहुत सारे बुद्धिजीवी शंका की दृष्टि से देखने लगे। इसका एग्जाम्पल है एल्सीसिडेमस तथा एंटीफोन जैसे सोफिस्ट की स्पष्ट धारणा थी कि ईश्वर ने इसको स्वतंत्र बनाया, प्रकृति ने किसी को भी दास नहीं बनाया। यानी ये उदाहरण है कि सोफिस्टों ने कैसे इक्वेलिटी की वकालत की, दास प्रथा का एक तरीके से विरोध किया। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट एक तरीके से प्राइवेट ट्यूटर टाइप के थे, जो पैसे लेके एजुकेशन देते थे और ये एजुकेशन व्यक्तिगत हित को साधने वाली होती थी। लेकिन सोफिस्टों का इसमें कोई शक नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर थे। जब एजुकेशन इन्हीं के मार्फत जा रही थी तो लोगों का विचार क्या हो उसका निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अरस्तु और प्लेटो दोनों से पहले सोफिस्टों के विचार यूनानी जीवन को प्रभावित करते थे। तो बहुत सारे सोफिस्टों में कुछ सोफिस्ट ऐसा मानते थे कि ईश्वर ने उनको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी को भी दास नहीं बनाया है। तो अरस्तु के काल में दास प्रथा को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा था, फिर भी अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया।
अरस्तु ने दास प्रथा को इसलिए सही माना क्योंकि जैसा पुस्तक के लेखक BL फड़िया और कुलदीप फड़िया मानते हैं कि क्यों अरस्तु ने दास प्रथा को सही माना, कि अरस्तु एक व्यवहारिक बुद्धिजीवी थे और दास प्रथा यूनानी जीवन की वास्तविकता थी, यानी यूनानी जीवन की सच्चाई थी। व्यवहारिक होने के नाते अरस्तु उन्हें इग्नोर नहीं कर पाए और ना ही उनका विरोध कर पाए। वे स्वयं अनेक दासों के स्वामी थे। और अरस्तु को हम जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरस्तु ग्रीस के यानी यूनान के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो उनको वो उसी को ही आइडियल मानकर और उसी के लिए ही अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सिटी स्टेट से बियॉन्ड अरस्तु ने सोचा ही नहीं, ना ही प्लेटो ने सोचा। तो वो एक तरीके से यूनानी सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। यूनानी दासता का स्वरूप क्या था? अब अरस्तु के दास प्रथा को समझने के लिए ये ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु के मस्तिष्क में एटीक जैसे नगर राज्यों में जो दास की स्थिति थी वह स्थिति थी। एटीक नगर राज्य में क्या था? दासों को परिवार का अंग माना जाता था। दास की वेशभूषा परिवार के अन्य सदस्यों जैसी होती थी, यानी उन्हें कोई ऐसी वेशभूषा नहीं पहनाई जाती थी जो देखने में ही लगे कि यह परिवार का सदस्य नहीं है और भेदभाव का आधार बने। उनके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता था। राज्य की तरफ से भी दासों को संरक्षण प्राप्त था। ऐसी स्थिति एटीक राज्य में थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति हर जगह नहीं थी। अरस्तु को जो दास प्रथा की अमानुषिकता थी उसका भान ही नहीं था, उसे पता ही नहीं थी कि दास प्रथा कितनी अमानवीय है, और वहीं ग्रीस में ही उसका अमानवीय रूप देखने को मिलता था, लेकिन अरस्तु को इसका भान नहीं था। अरस्तु ने दासों को परिवार की संपत्ति माना। अरस्तु ने दास को परिभाषित करने के लिए एक परिभाषा दी कि जो स्वभावतः अपना नहीं लेकिन दूसरों का है दास है, यानी कोई ऐसा जिस पर कंट्रोल किसी और का है वह दास है। यानी एक जैसे एक वस्तु पर कंट्रोल स्वामी का होता है, वैसे ही दास पर अपना कंट्रोल नहीं होता, स्वामी का कंट्रोल होता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का भाग होती है। अरस्तु ने कहा कि जैसे एक स्वाभाविक जीवन जीने के लिए संपत्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है, संपत्ति स्वाभाविक है, उपयोगी है और मानवीय प्रेरणा का आधार है। ऐसा हमने संपत्ति और परिवार पर अरस्तु के विचारों को पढ़ा था, तब देखा था। तो वैसे ही अरस्तु ने कहा कि दास है वो संपत्ति है और संपत्ति स्वाभाविक है। और संपत्ति भी दो तरह की होती है कि निर्जीव और सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति जिसे अपने चल और अचल संपदा कहते हैं, सजीव संपत्ति जिसमें पशु और दास आते हैं। तो इस तरह से सजीव संपत्ति को स्वाभाविक बताकर और सजीव संपत्ति को आवश्यक बताकर अरस्तु ने दासों को सजीव संपत्ति की कैटेगरी में डाला और इस बात का समर्थन किया कि संपत्ति होती है वह स्वाभाविक होती है, उसके बिना मानव विकास और एक स्वाभाविक जीवन जी नहीं सकता। दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरण की अपेक्षा अग्रणी होते हैं, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। यानी दासों को सजीव उपकरण की कैटेगरी में माना। दास की प्रकृति क्या होती है, यानी कौन व्यक्ति दास हो सकता है? जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। यानी वह व्यक्ति जो बाई नेचर शासित होने के लिए बना हो, यानी जो दास के लायक हो, दास बनने के लिए बना हो, वह व्यक्ति दास है। यानी जिसमें स्वामी के गुण नहीं है, दास के गुण हैं। वह व्यक्ति जो मनुष्य होते भी संपत्ति की एक वस्तु है, दूसरों के अधीन रहता है, यानी दास है वह एक प्रॉपर्टी की तरह है और स्वामी के अधीन रहता है। संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है, जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। ये दास के बारे में सामान्य बातें थी जो अरस्तु ने कही कि दास स्वभावतः होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो दास से अलग कुछ नहीं हो सकते, यानी स्वयं पर अपना नियंत्रण उनका नहीं हो सकता, किसी दूसरे का नियंत्रण होता है, वह स्वामी होता है। दास का लेजिटिमेशन यानी दास का औचित्य किस आधार पर अरस्तु ने ठहराया?
दास ने इसकी अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों आधारों पर इसका समर्थन किया। फोस्टर और बार्कर जो कमेंट्री करते हैं अरस्तु पर, उन्होंने कहा कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन है वो उपयोगिता के आधार पर किया है, यानी यूटिलिटी के आधार पर किया है और कोई इसका नैतिक आधार नहीं है। अरस्तु ने कहा कि दासता प्राकृतिक है। अरस्तु दासता को प्राकृतिक कैसे साबित करते हैं? वो कहते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र नियम है कि उत्कृष्ट ने निकृष्ट पर शासन किया है, तो मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। तो जब प्रकृति ने स्वयं ही कुछ लोगों को उत्कृष्ट बनाया है और कुछ लोगों को निकृष्ट बनाया है, तो दास प्रथा स्वाभाविक है, क्योंकि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करें, यह प्रकृति का नियम है। और दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य होते हैं, कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य होते हैं। यह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता ही दास स्वामी संबंध का आधार है। यहीं से दास स्वामी संबंध प्रारंभ होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति दास को ऐसा शरीर देती है कि वह शारीरिक श्रम कर सके, वहीं स्वामी को ऐसा शारीरिक गठन नहीं देती कि वह शारीरिक श्रम कर सके, लेकिन नागरिक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। यह अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक साबित करने के लिए आर्गुमेंट दिए। अगला जो औचित्य अरस्तु बताते हैं दास प्रथा का, वह है दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। दोनों कौन से पक्ष? स्वामी पक्ष और दास पक्ष। कैसे है? अरस्तु का मानना है कि बुद्धिमान और विवेक संपन्न स्वामियों को राजकार्य व अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। यह जो समय और विश्राम है उन्हें तभी मिल सकता है जब उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम दास करें। कहने का अर्थ कि जो लेजर, जो अवकाश अरस्तु ने अपने राजनीतिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए आवश्यक बताया, वही अरस्तु के दर्शन में महत्वपूर्ण है। यह अवकाश स्वामी को तभी मिल सकता है जब दास हों और दास अपना कार्य करें। लेकिन ये दास के लिए कैसे उपयोगी है? वो मानते हैं कि दास स्वामी के सानिध्य से आत्म संयम और विवेक के गुणों को सहेजने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति से दास के पास ये गुण नहीं मिलते, लेकिन स्वामी के सानिध्य में रहने से उनमें ये गुण विकसित हो सकते हैं। बौद्धिक गुणों से संपन्न स्वामी के निर्देशन में रहने के कारण उन्हें भी परोक्ष रूप से उन गुणों का लाभ मिल जाता है। अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दासों को भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से शिशुवती होते हैं, बुद्धि संपन्न स्वतंत्र व्यक्तियों के संरक्षण में रखना उनके लिए श्रेयस्कर है। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्वयं दासों का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। शिशु से तुलना करके जैसे शिशुओं को माता पिता के संरक्षण को उन्होंने प्राकृतिक माना है, वैसे ही दास को स्वामी के संरक्षण में सही माना है। अगला जो औचित्य का आर्गुमेंट है वह है दासता नैतिक है। दासता नैतिक कैसे है? वो कहते हैं कि स्वामी और दास के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी होते हैं, दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहशील और दयालु रहे, तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। नेक्स्ट, दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। कि अरस्तु एक व्यवहारिक और मध्यम मार्गी बुद्धिजीवी थे, तो इस वजह से वो बहुत आमूलचूल परिवर्तन का या कोरी कल्पना पर आधारित किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। तो उन्होंने देखा कि दासता जो ग्रीस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और जो स्टेबिलिटी है, वहाँ जो व्यवस्था चल रही थी उसका अंग थी, तो उस आधार पर भी अरस्तु ने उसे लेजिटिमाइज किया, क्योंकि ये दासों का बहुत बड़ा वर्ग था। इवन वे स्वयं बहुत सारे दासों के स्वामी थे और अर्थव्यवस्था में उनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे ही अवाव में दास प्रथा को खारिज नहीं किया जा सकता। दास प्रथा को खारिज करना नगर राज्यों के संतुलन बिगाड़ने जैसा था। दासता संपूर्ण समाज के हित में मानी अरस्तु ने। संपूर्ण समाज से तात्पर्य स्वामी के हित में है, दास के हित में है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के हित में है, स्थायित्व का आधार है। अगर दासता नहीं होगी तो नगर राज्यों का संतुलन बिगड़ सकता है। तो इस आधार पर अरस्तु ने दासता का समर्थन किया। दासता के प्रकार और उसके आधार पर उनके साथ कैसा बर्ताव
करना हो, उस पर अरस्तु के विचार। अरस्तु ने 2 प्रकार की दासता की बात की। स्वाभाविक दासता, नेचुरल स्लेवरी, यानी जो लोग जन्म से बाई नेचर जिनको दास के बल योग्य बनाया है प्रकृति ने, यानी जो मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं। वैधानिक दासता, यानी युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए गए बंदियों को लीगल स्लेव माना। लेकिन यहाँ अरस्तु का स्पष्ट प्रजातीय भेदभाव दिखता है जब अरस्तु ये कहते हैं कि यूनानी व्यक्ति युद्ध में पराजित होकर भी दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से वो दासत्व के लिए नहीं, स्वामित्व के लिए बने होते हैं। तो ये उनका प्रजातीय भेद स्पष्ट है कि वह ग्रीस के जो लोग हैं, जो यूनानी हैं, उनको वो हमेशा ही स्वामी के योग्य मानते हैं। तो एक तरीके से अरस्तु की जो दास प्रथा है वह गुण आधारित नहीं है, यह उसका बहुत बड़ा अपवाद है, उसमें प्रजातीय भेदभाव स्पष्ट है। दास प्रथा पर मानवीय प्रतिबंध लगाते हैं अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि दासता प्राकृतिक है, न कि वंश परंपरा पर आधारित है। लेकिन इसका अपवाद जो मैंने अभी बताया आपको वह है, दास की संतान योग्य हो सकती है, वहीं स्वामी की संतान निकम्मी हो सकती है। यानी इतना क्लोज ब्रैकेट नहीं है, दास की संतान अगर योग्य है तो उसे दास से मुक्त किया जा सकता है, अगर स्वामी की संतान निकम्मी है तो उसे दास बनाया जा सकता है। दास को शरीर का अंग समझना चाहिए, उसके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वामी को अपने दासों को वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो वह उन्हें मुक्त कर देगा। स्वामी को दासों से वही कार्य करवाना चाहिए जो वह कर सकते हैं। स्वामी को दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। दासों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। स्वामी को चाहिए कि मृत्यु के समय वह दासों को मुक्त कर दे। समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता का अंतिम ध्येय होना चाहिए, यानी दासों को भी चाहिए कि उनके सामने जो उनका ध्येय है वह स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। अरस्तु ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनके किसी दास को बेचा नहीं जाए, उनमें से कुछ को उचित आयु का होने पर मुक्त कर दिया जाए। तो अरस्तु की दासता का जो संकल्पना है वो हमने देखा कि वह एक तरीके से अरस्तु ग्रीस पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल लाइफ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसा फड़िया ने लिखा है कि वो एटीक नगर राज्य में जो दास प्रथा थी उससे ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने दास प्रथा का मानवीय रूप नहीं देखा था। लेकिन इसके बावजूद अरस्तु ने दास प्रथा पर ये मानवीय प्रतिबंध लगाए और उन्होंने दास प्रथा को एक तरीके से एकदम क्लोज्ड सिस्टम ना बनाकर उसमें गुण आधारित तत्वों को उसमें जोड़ा। अरस्तु के दास सिद्धांत की आलोचना होती है। दास प्रथा है प्राकृतिक है। आज आधुनिक समय में से हम जब देखते हैं तो स्पष्ट है कि प्रकृति ने मनुष्य को बराबर बनाया है, उसमें वंश परंपरा या ब्लड रेस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया है। तो ये कहना कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते या ये कहना कि प्रकृति किसी को दास वाले गुण देके भेजती है और प्रकृति किसी को स्वामी वाले गुण देके भेजती है, यह गलत है, अप्राकृतिक है। मानव समूह का विभाजन ऐसा संभव नहीं है। जैसा अरस्तु कहते हैं कि कुछ दास के गुण होते हैं, कुछ मानवीय स्वामी के गुण होते हैं, ऐसा विभाजन संभव नहीं है। विभाजन का सर्वमान्य मापदंड भी नहीं है, क्योंकि योग्यता या अयोग्यता इनका कोई एक मापदंड नहीं है। कोई परीक्षा करवाकर आप किसी को योग्य को नहीं परख सकते, इंटरव्यू करवाकर किसी योग्य को नहीं परख सकते, आप तलवारबाजी करवा के योग्य को नहीं परख सकते, आप कोई क्विज करवाकर योग्य को नहीं परख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति कोई क्विज में अच्छा है, कोई तलवारबाजी में अच्छा है, कोई अच्छा योद्धा है, किसी में साहस का तत्व ज़्यादा है, कोई अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है, किसी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, कोई विचारशील ज़्यादा है, कोई बोलने में अच्छा है। तो अतः योग्यता का या टैलेंट का कोई एक डेफिनेशन या एक मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह परखा जा सके कि कौन व्यक्ति स्वामी बनने योग्य है और कौन व्यक्ति दास बनने योग्य है। अनुदारवादी धारणा है, यानी यह एक तरीके से समाज के वंचित वर्ग है उसके प्रति नेगेटिव धारणा रखती है। विरोधाभास से परिपूर्ण है। विरोधाभास है, जैसे हमने देखा कि एक तरफ वो वंश परंपरा पर आधारित का विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि यूनानी दास नहीं हो सकता। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जातीय अहंकार का प्रतीक है।
सह-उद्देश्यता सिद्धांत के प्रतिकूल है। सह-उद्देश्य सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि सह-उद्देश्य सिद्धांत व्यक्ति के लिए उत्तम जीवन की सिद्धि करना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अव्यवहारिक है। अवकाश के बहाने, अवकाश का जो बहाना है वह न्याय संगत नहीं है। अलोकतांत्रिक सिद्धांत है, अतार्किक सिद्धांत है, अवैज्ञानिक सिद्धांत है, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये जो बातें हमने पढ़ी थी मनोवैज्ञानिक है एक तरीके से। यहाँ जो हमने बातें पढ़ी थी वही बातें हैं कि वास्तव में ऐसी मनुष्य की साइकोलॉजी नहीं होती है। अवैज्ञानिक है कि जब आपने साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर आप देखें तो मनुष्य में ऐसी कोई असमानता के गुण नहीं मिलते। मैक्सी ने तो ये वकालत की कि दास प्रथा का जो विवरण है उसके आधार पर पॉलिटिक्स को अवैध घोषित कर देना चाहिए। यानी उन्होंने तो इतनी ज़बरदस्त आलोचना की कि पॉलिटिक्स बुक को ही अवैध घोषित कर देना चाहिए। इबनस्टीन ने कहा, उनकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सच्ची बात है कि आप अक्रॉस द पीरियड जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कैसे जो ये लोग महान हैं, तभी हम इनको पढ़ रहे हैं, कि ये जो महान लोग हैं ये भी अपने समय की जो संदर्भ है उस संदर्भ में बंधे हुए हैं। तो अपने काल और स्थान के जो संदर्भ है उस संदर्भ से परे जाकर सोचना बहुत बड़ी बात होती है। वो इन महान लोगों से भी और ज़्यादा महानता की आशा करती है। धन्यवाद।